तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लीनियर इंडक्शन मोटर। क्लियर? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लास्ट क्लास में हमने लीनियर इंडक्शन मोटर पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो एसी सर्वो मोटर है। अगर हम देखें तो टॉपिक है वो क्या है? टू फेज एसी सर्वो मोटर। एसी सर्वो मोटर जो है वो बहुत स्मॉल स्केल लेवल पे यूज किया जाता है, यानी आप कह लो कि जो रेटिंग है इसकी फ्यू 100 वॉट्स तक होती है। स्मॉल साइज मशीन होता है। ठीक है, फ्यू 100 वॉट्स तक यूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होंगे इसके। क्लियर? और जो साइज होता है ना, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो साइज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनर्शिया कम होना है और आपको उतना ही रन यूज होना है इसका। जनरली जो यूज होता है इसका ना, ये यूज किया जाता है एज एक्चुएटिंग मोटर। एक्चुएटिंग मोटर का मतलब ये हो गया कि कंट्रोल करना। क्लियर? ठीक है, यूज एज अ एक्चुएटिंग मोटर, यानी अ, एक तरह से एक फीडबैक मतलब क्लोज लूप सिस्टम के थ्रू। क्लियर? किसी कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करना। जैसे सर्वो मैकेनिज्म ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कंट्रोल सिस्टम में। क्या पढ़ा हुआ है सर्वो मैकेनिज्म? कोई बता सकता है? कंट्रोल सिस्टम में ऑलरेडी आपने सर्वो मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। हेलो? हेलो? सर इम्पल्स देते हैं तो इम्पल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मूव करता है मोटर। हाँ, तो पोजीशन कंट्रोल होता है, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे यानी आप एज एन एक्चुएटिंग मोटर यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं इन फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का मतलब मैंने अभी बोला था, क्लोज लूप सिस्टम के केस में आप ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करूँ, तो जो रोबोटिक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स होते हैं लो पावर लेवल पे, सीडी होती है, प्रिंटिंग मशीन होते हैं, ठीक है, सीएनसी टूल्स होते हैं, लेकिन ये लार्ज साइज के मशीन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अप टू फ्यू 100 वॉट तक तो हम एसी सर्वो मोटर पे प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर 1 किलोवाट से ऊपर जाती है, ग्रेटर देन 1 किलोवाट, देन वी प्रीफर डीसी सर्वो मोटर। क्लियर? उस केस में जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जो क्लोज लूप सिस्टम बेस्ड हमारा सिस्टम डिजाइनिंग का मेन मोटो है, उस बेसिस पे हम डीसी सर्वो मोटर को प्रीफर करते हैं फॉर द लार्ज साइज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, ठीक है ना, वहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म अगर हम प्रोवाइड करना, जैसे आप लोग प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हो, क्लियर, और लो लेवल पे आपको कंट्रोल प्रोवाइड कराना है किसी रोबोटिक आर्म को या रोबोट को, तो उस केस में आप एसी सर्वो मोटर प्रीफर करते हैं। क्लियर? अप टू 100 वॉट तक, मतलब फ्यू 100 वॉट का मतलब अप टू 1 किलोवाट तक, ठीक है, हम एसी सर्वो मोटर प्रीफर करेंगे। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? तो इसीलिए एसी यस। सर्वो मोटर में एफिशिएंसी का ज्यादा रोल नहीं है कि कितना एफिशिएंट सिस्टम है हमारा, क्योंकि ये केवल और केवल कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। एरर सिग्नल के बेसिस पे जो भी आपको एरर सिग्नल मिलता है, उसके बेसिस पे आपका पोजीशन कंट्रोल होता है। यही आपने सर्वो मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर एरर सिग्नल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब आउटपुट भी आपको नहीं मिलना। ये सारी चीजें हैं, उसको एक एक करके हम एग्जामिन करेंगे। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि टू फेज एसी सर्वो मोटर है। क्या होगा यहाँ पे? हेलो बच्चों, टू फेज एसी सर्वो मोटर है, क्या होगा यहाँ पे? एनीवन? यशवंत? यशवंत? यस सर। हाँ, टू फेज एसी सर्वो मोटर है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? टू फेज, दो पार्ट होते हैं किसी मोटर के,
एक रोटर साइड होता है और एक स्टेटर साइड होता है। टू फेज एसी सर्वो मोटर का लॉजिक क्या होगा? मैं लॉजिकल व्यू पूछ रहा हूँ। आसना, सर स्टेटर में 2 वाइंडिंग होनी चाहिए। स्टेटर में 2 वाइंडिंग होनी चाहिए। गौरव बघेल, बघेल, यस सर। क्या लॉजिक होना चाहिए टू फेज एसी सर्वो मोटर अगर बात? तो आसना ने कहा क्या सही है कि इसके बियॉन्ड कुछ लॉजिक तुम्हारे दिमाग में? हेलो, यस सर। कुछ बोलोगे बेटा? बघेल, सुशील, यस सर, स्टेटर वाइंडिंग में दो वाइंडिंग होना चाहिए, 2 फेज है तो। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चों ने सही बोला है। यहाँ पे टू फेज का मतलब स्टेटर साइड 2 वाइंडिंग होगा। ठीक है, स्टेटर साइड पे 2 वाइंडिंग होगा और वो दोनों वाइंडिंग क्या होंगे? एक रेफरेंस होगा, दूसरा कंट्रोल वाइंडिंग। देखिए, हमें कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, एक आपका फिक्स सप्लाई होगा, उस पर हम कोई कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वोल्टेज को जो कंट्रोल वाइंडिंग पे रहेगा उसके एक एम्पलीफायर के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो टू फेज बैलेंस सिस्टम होता है, ऑब्वियस सी बात है। जो इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन रहेगा, रोटर कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर केज टाइप रोटर होता है यहाँ पे। ये आपका स्क्वायर केज टाइप रोटर होता है यहाँ पे एज यूजुअल। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर, ऐसी का मतलब क्या हो गया? स्क्वायरल केज टाइप। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 वाइंडिंग होगी और दोनों वाइंडिंग के बीच में एक बैलेंस सिस्टम अगर हमें बनाना है, टू फेज बैलेंस सिस्टम की बात मैं करता हूँ। हमने ये सारी चीजें जब पावर सप्लाई सिस्टम को कंपेयर किया होगा तो वहां पे भी देखा होगा टू फेज बैलेंस सिस्टम। ये कब बैलेंस सिस्टम हो सकता है? जब दोनों दोनों फेज क्या हो? स्पेस क्वाड्रेचर। दोनों फेज क्या हो? स्पेस क्वाड्रेचर। कुछ याद आ रहा है जब सप्लाई सिस्टम का कंपेरिजन किया था तुमने पावर सिस्टम में? हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी वही लॉजिक है। टू फेज बैलेंस सिस्टम का मतलब ये हो गया कि दोनों फेज स्पेस क्वाड्रेचर में होना ही चाहिए। क्लियर? ठीक है, ये हमारे मान लिया कि ये दोनों फेज है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम बनाने का तरीका ऐसा है कि हमें ये फील हो जाए कि दोनों स्पेस क्वाड्रेचर यानी 90 डिग्री फेज डिफरेंस दोनों के बीच में हमारा बन रहा है। ये हमारा रोटर का शाफ्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, एक वाइंडिंग आपकी क्या होगी? रेफरेंस वाइंडिंग। ये हमारी क्या हो गई? रेफरेंस वाइंडिंग। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा रेफरेंस वाइंडिंग है VR। ठीक है, जो कि फिक्स DC सप्लाई होता है। हेलो, सॉरी, फिक्स AC वोल्टेज, टू फेज AC सर्वो मोटर है। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस वाइंडिंग हो गया, ये फिक्स AC वोल्टेज होगा। ठीक है, और आपका दूसरा वाइंडिंग क्या होगा? कंट्रोल वाइंडिंग होगा। ठीक है, यानी आप इसके वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। रेफरेंस वोल्टेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन इस वाइंडिंग के वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल कैसे करोगे? थ्रू फीडबैक, एक एम्पलीफायर के थ्रू आप इसको कंट्रोल करते हो। क्लियर? क्यों कंट्रोल करते हो? क्योंकि आपको डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको एक फीडबैक मिलता है और आप क्या करते हैं? फीड फॉरवर्ड बेसिस पे आप उस एरर सिग्नल को कंट्रोल करते हैं और आपका कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्लियर? यहाँ पे हम एक एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर इसे यूज करते हैं कि आपको रग फ्री आउटपुट मिले, आपको ड्रिफ्टिंग ना मिले जाते। क्लियर? ठीक है, ये आपका एम्पलीफायर के थ्रू आप इसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हो।
और यह क्या होगा, यहाँ से आपको जो पाथ मिलेगा वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंट्रोलर। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट के बेसिस पे ही आप कंट्रोलिंग करते हैं। अगर आपको याद हो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम आपने पढ़ा भी था। ये आपका फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट यूज होता है, क्लियर। ये आपका आउटपुट, और आउटपुट से एक फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो, क्लियर। ये एच, क्लियर। यानी आपका आउटपुट CS है, इनपुट RS है, तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है। और ये क्या होता है, आउटपुट के बेसिस पे ही हम इसे कंट्रोल करते हैं और हमारा यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होता है, क्लियर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है, यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू, एक फीडबैक कंट्रोलर के थ्रू हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमें आउटपुट इतना चाहिए, तो साथ हमें क्या करना होगा, इस वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा। यानी ये कंट्रोल्ड वोल्टेज है VC, इसे हमें कंट्रोल करना, क्लियर। किसी को डाउट है इसमें? हेलो बच्चों, किसी को डाउट है? नो सर। हेलो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस वाइंडिंग, और इस टर्म को हम बोलेंगे कंट्रोल। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। जनरली जो कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं ना, ड्रैग कप टाइप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ड्रैग कप टाइप कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ड्रैग कप, कहीं ये वर्ड सुना है आपने, ड्रैग कप? हेलो हेलो, यस सर। क्यों ड्रैग कप कहीं सुना है? हेलो, ड्रैग कप का मतलब ये हो गया कि ये मान लो तुम्हारा स्टेटर। अब ड्रैग कप क्यों करते हैं अभी बताता हूँ मैं। ये आपका स्टेटर है, दोनों साइड आपके स्टेटर है। जब आपका पावर रेटिंग काफी कम है, फ्यू 100 वाट में ये पावर रेटिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये चाहेंगे कि जो इनर्शिया है वो क्या हो, इनर्शिया क्या हो, और फ्यू वॉट, फ्यू 100 वाट। इनर्शिया काफी कम होना चाहिए, इनर्शिया भी हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें अगर सॉलिड रोटेटरी पार्ट होगा तो क्या होगा, मशीन का साइज बढ़ेगा, यानी उसका वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो उस वजह से, ताकि हमें कम इनर्शिया मिले, हम एक ड्रैग का टाइप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ड्रैग का टाइप कंस्ट्रक्शन में सिंपली क्या होता है कि आपके स्टेटर तो हो गए, लेकिन यहाँ पे एक स्टेशनरी रोटर यूज करते हैं। ये जब आप पढ़ोगे पावर सिस्टम 2 में रिले पढ़ोगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पढ़ोगे आप, क्लियर। तो वहां पे आपको और इजीली क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे आप ड्रैग कप टाइप एक रिले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कोर हो जाएगा, स्टेशनरी रोटर कोर। रोटर का कोर जो मूविंग नहीं होगा, क्लियर। और आप क्या करोगे कि ड्रैग कप टाइप, यानी इसके ऊपर, जैसे मतलब कप का है ना, कप के ऊपर कोई कप रख, ये जो आपका स्टेशनरी कोर है, इस स्टेशनरी कोर के ऊपर, ये मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से क्लियर डिजाइन, ये मैंने एयर गैप दिया और यहाँ पे कप टाइप कंस्ट्रक्शन यूज, क्लियर, ठीक है। यानी मूविंग पार्ट क्या होगा केवल यहाँ पे, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, ये आपका क्या हो गया, ड्रैग कप टाइप रोटर हो गया, ड्रैग कप टाइप रोटर। यानी मूविंग क्या होगा केवल, हेलो, मूविंग पार्ट क्या होगा, हेलो। और अब यहाँ साफ को हमने अटैच कर दिया, तो मूविंग पार्ट क्या होगा केवल, ये जो ड्रैग कप दिख रहा है ना, ये सही रोटर कोर के अंदर है। तो अब बात है मूव जो ग्रीन पार्ट, यानी ये ड्रैग कप टाइप रोटर ही मूव। अगर इनर्शिया भी हम कंसीडर करेंगे तो किसका इनर्शिया कंसीडर करेंगे, ये जो आपको कप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप एक कप लो, एक ग्लास को किसी सॉलिड में वो कर दो, ठीक, मूव कराओ, ये चीज समझ लो, क्लियर।
तो ऐसा हम कंस्ट्रक्शन क्यों यूज करते हैं? बस इस तरह से कि हमारा इनर्शिया कम से कम हो, यानी इनर्शिया अगर कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन को फुल एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर है? हेलो हेलो, Yes, sir. किसी को डाउट है कुछ इसमें? जनरली ये ड्रैग कप टाइप जो रोटर होता है वो हम एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करते हैं इसके लिए, मतलब हाईली कंडक्टिव मटेरियल यूज नहीं करते हैं। और जो स्टेशनरी होता है वो स्टैक्ड लैमिनेटेड स्टील जो आपने पढ़ा हुआ है वही कोर होता है। ठीक है, तो मेन लॉजिक इसके पीछे बस यही है कि हमें वेट को कम करना है ताकि इनर्शिया कम से कम हो सके और मशीन को हम इजीली यूज कर पाए ताकि हमें कंट्रोल मैकेनिज्म प्रॉपर मिले। क्लियर? क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें और जैसे मैंने बोला एक वर्ड यूज किया कि हमें एफिशिएंसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें कंट्रोल मैकेनिज्म से मतलब है। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर ये हमारा टू फेज एसी सर्वो मोटर है, अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या करोगे? हेलो, क्या करोगे सिंपली? जन्मेजय, जन्मेजय, हिमांशु, हिमांशु, सुशील, तो सप्लाई को रिवर्स कर देंगे। किसको? तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, वीसी है, वीआर है, क्या करेंगे? तो जो फिक्स्ड वोल्टेज है उसको चेंज कर देंगे। एक कंट्रोल वाइंडिंग है, दूसरा आपका रेफरेंस वाइंडिंग है, किसके वोल्टेज पे आपका कंट्रोलिंग रहेगा? सर कंट्रोल ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, यानी कंट्रोल वाइंडिंग के वोल्टेज की पोलैरिटी अगर हम अपोजिट कर दें तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, या तो आपके लिए रेफरेंस है, वो आप एज अ रेफरेंस रखोगे, उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है आपकी, कंट्रोल आउटपुट यानी जो कंट्रोल वाइंडिंग वोल्टेज मिल रहा है अगर उसका आपने फिर हासिल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाना है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर है चीज? क्लियर? एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, हाउ कुड वी कैन change the direction of rotation of two-phase AC servo motor? सिंपली कंट्रोल वोल्टेज का जो पोलैरिटी है उसको आप अगर अपोजिट कर दें, यानी उस वाइंडिंग कंट्रोल वाइंडिंग कनेक्शन क्या कर दें, ठीक अपोजिट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले था तो वो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, जैसा मैंने बोला यहाँ पे स्पेस क्वाड्रेचर, स्पेस क्वाड्रेचर होने का मतलब क्या हो गया? अगर आपका ये वी आर है, ठीक है, तो वीसी क्या होगा? वीसी क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री फेज डिफरेंस को। क्लियर? मान लो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? ठीक है, मैंने क्या बोला, पोलैरिटी जस्ट अपोजिट कर दे अगर हम कंट्रोल वाइंडिंग की, यानी अगर वीआर आपका रेफरेंस है, हमने कनेक्शन स्कीम कंट्रोल वाइंडिंग का ठीक अपोजिट कर दिया, तो जो वीसी आपका लीड कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन केस में रैप कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है यहाँ पे।
होना क्या चाहिए, कौन बताएगा? हेलो, रोटर का कंस्ट्रक्शन क्या स्क्वायर बेस टाइप है, क्लियर है चीज? रोटर कंस्ट्रक्शन क्या है? हेलो, स्क्वायर तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है क्या होगी, सिंपली जो आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स केस ऑफ इंडक्शन मोटर, वही कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन अगर मैं मतलब बैलेंस सप्लाई लेता हूँ, हाँ यहाँ पे बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या हो गया, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मैं बैलेंस सप्लाई की बात करता हूँ, बैलेंस सप्लाई का मतलब ये भी होता है कि आप VR और VC को, क्योंकि VR का जो फ्रिक्वेंसी है मस्ट बी VR फ्रीक्वेंसी मस्ट बी विद VC फ्रीक्वेंसी। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए? ये चीज कब पॉसिबल है कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एनीवन? फेज सीक्वेंस सेम रहेगा। हाँ, मतलब क्या हो गया, मस्ट बी सप्लाइड विथ सेम सोर्स। ये दोनों जो आपका वोल्टेज है ना, सेम सोर्स से अगर सप्लाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्लियर है कि दोनों अलग अलग सोर्स नहीं होंगे, दोनों सेम सोर्स होगा। क्लियर है लॉजिक? यस सर। हेलो, बच्चों, हाँ चाहे नाम में बोल सकते हो सुशील, यस सर, यस सर। ठीक है ना? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आखिर मैच, देखो यहाँ पे सिंपली हमने एम्पलीफायर यूज किया है, हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर नहीं यूज कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को अगर हम सेम सप्लाई से कनेक्टेड कर रहे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैच होगी होगी। ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर मैं टू फेज एसी सर्वो मोटर बैलेंस सिस्टम की बात करता हूँ तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी एक वर्ड यूज किया कि आपको सर्वो मोटर किस लिए यूज करना है, एज ए एक्चुएटर, एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म। आपको एक जो आपका कंट्रोलर है, यानी जो आपका आउटपुट है, आउटपुट के बेसिस पे आपको क्या करना है, रिस्पांस जो भी आ रहा है उसके बेसिस पे आपको सिग्नल को कंट्रोल करना, ताकि आपको क्या मिले, वो आउटपुट मिल पाए। तो यहाँ पे बस एज एक्चुएटर काम कर रहा है ये। तो हमें क्या करना है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबल रीजन में आनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या आनी चाहिए, स्टेबल रीजन में होना चाहिए। स्टेबल रीजन का मतलब जानते हो, हाउ कुड बी रिकॉग्नाइज दैट इट इज स्टेबल रीजन और अनस्टेबल रीजन? कोई बता सकता है कि ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ की है इसमें स्टेबल रीजन क्या होगा? ये आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है यहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टेबल रीजन क्या होगा? ये पूरा का पूरा क्या स्टेबल रीजन है? हेलो, क्या ये पूरा का पूरा स्टेबल रीजन होता है? कुछ स्टेबल रीजन के बारे में पता है तुम लोग को? नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो बताओ ना भाई। हेलो, अगर नहीं पता है तो प्लीज टेल मी। बोलना मत तुम लोग, बोलने में पैसे लगते हैं क्या?
अच्छा ठीक है, चलो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि स्टेबल रीजन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने एक लोड लिया जो कांस्टेंट लोड टॉर्क पे वर्क कर रहा है, ये लोड टॉर्क है, क्लियर? क्लियर? मैंने एक लोड टॉर्क लिया तो कांस्टेंट लोड टॉर्क, दो ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहे हैं, एक ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिल रहा है, एक ऑपरेटिंग पॉइंट ये। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क की वैल्यू सेम हो जाए। क्लियर? एक ए और एक बी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए और बी में स्टेबल कौन सा होगा? सर ए हो। और कोई? यशवंत? ए। ए होगा। सुशील? यस सर, ये होगा। ए होगा। आशना? स्टेबल का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? कुछ आइडिया है इसका? स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर मशीन में कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो डिस्टरबेंस आने के बाद वो डिस्टरबेंस रिकवर हो जाए, मशीन फिर से दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए, ये होता है स्टेबल। यानी अगर ट्रांजिएंट है तो ट्रांजिएंट की वजह से अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो उस ट्रांजिएंट की वजह से मशीन के परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क ना पड़े, यानी कुछ समय के बाद वो स्टेबल हो जाए उसी पॉइंट पे दोबारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पे मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुमको पता हो कि जब ट्रांजिएंट मोड होता है तो ट्रांजिएंट मोड के कंडीशन में T माइनस टी एल इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये पढ़ा है किसी ने? हेलो हेलो, ये पढ़ा है सबने? Yes, sir. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है सबने? नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सेम लॉजिक नेट टॉर्क रोटेशनल मोशन में क्या होता है, नेट टॉर्क अगर कोई लोड आपका अटैच है तो नेट टॉर्क टी माइनस टी एल इक्वल टू जे इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, यानी इनर्शिया इंटू एक्सीलरेशन। हमारी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अगर मान लो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस का मतलब ये हो गया कि टॉर्क की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, मोटर का टॉर्क बढ़ गया, लोड टॉर्क तो फिक्स है, मोटर का टॉर्क बढ़ गया, तो मोटर का टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या हो गया, टी माइनस टी एल। अगर मोटर टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या हो गया, टी ग्रेटर देन टी एल हो गया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से मोटर का टॉर्क बढ़ गया, ये मोटर का टॉर्क यहाँ पे आ गया टी, तो टी ग्रेटर देन क्या हो गया, टी एल हो गया, तो टी माइनस टी एल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हेलो हेलो, Yes, sir. यस ठीक है। सर। अब इस टी पे जब ये मोटर का टॉर्क अपनी पोजीशन ए से चेंज करके यहाँ पे आया तो इस टी पे स्पीड भी क्या हो गई, इसके रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैं ये मानूं कि मेरा पोजीशन ये टी था, क्लियर, और ये टी डैश मान लो, चलो ये ओमेगा और ये ओमेगा डैश, टी डैश अगर मैंने अगर पोजीशन की बात करूं ए की तो यहाँ पे टी की वैल्यू टी एल के बराबर होनी चाहिए स्टेबल कंडीशन। लेकिन जैसे ही हमने टर्बुलेंस क्रिएट किया, टी माइनस टी एल इक्वल टू जे इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, टी डैश की वैल्यू टी एल से ज्यादा हो गई, यानी टी डैश माइनस टी एल इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। ओमेगा डैश की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन ओमेगा। क्लियर? अगर ओमेगा डैश की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा यानी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, डी ओमेगा बाई क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन मिल रहा है। क्लियर? हेलो, Yes, sir. एक्सीलरेशन होने का मतलब अगर आपको अल्फा मिल रहा है तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू सम ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी होता है। क्लियर? यानी अल्फा अगर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ने की वजह से स्पीड भी बढ़ती जाएगी, यानी आपको फिर से वो दोबारा एक पोजीशन पे नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। ये टॉर्क की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, किस रिलेशन से, टी माइनस टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी। वो दोबारा अपने पोजीशन ए पे नहीं आएगा, इसलिए पोजीशन ए क्या हो गया, अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं, जो कई लोग बोल रहे थे कि ये स्टेबल होगा। आप टॉप को घटा के भी देख लीजिए, जब आप टॉप आएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टी माइनस टी एल निगेटिव हो जाएगी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
अगर आप टॉर्क रिड्यूस कर रहे हैं तो T लेस देन TL हो जाएगा, यानी T माइनस TL निगेटिव हो जाएगा। T माइनस TL निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, डी ओमेगा बाई dt भी निगेटिव हो गया। डी ओमेगा बाई dt निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, डी एस्लेशन का मतलब क्या हो गया, स्पीड और बढ़ता ही जाएगा, यानी आपका ये इसी रीजन में आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर, यानी वो पोजीशन ए को दोबारा अचीव नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो रीजन होता है टिल द स्टालिंग टॉर्क यानी ब्रेकडाउन टॉर्क, ये आपका अनस्टेबल रीजन होता है। इसीलिए आप कभी ये नहीं कहते हैं कि ये फुल लोड, आपका फुल लोड जो रीजन होता है वो क्या होता है, ये जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो होता है। मैं जो बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है आपको, अनस्टेबल क्यों है? हेलो, अनस्टेबल क्यों है, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्योंकि दोबारा उस पोजीशन ए को वो अचीव नहीं कर पा रहा। अगर टॉर्क बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है, अगर टॉर्क घट रहा है तो वो घटता ही जा रहा है क्योंकि स्पीड घटता जा रहा है। क्लियर, अब पोजीशन बी को देखो, अब पॉइंट बी की बात करता हूं मैं, पॉइंट बी पे ध्यान देना। मान लो हमने टॉर्क को पॉइंट बी पे इंक्रीज किया। क्लियर, हमने टॉर्क को क्या किया, इंक्रीज किया। ये हमारा हो गया टी डैश, ये हमारा ओमेगा और ये हमारा ओमेगा डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने टी डैश को इंक्रीज किया एंड टी ग्रेटर देन टीएल मीन्स क्या हो गया, टी डैश माइनस टीएल इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा बाई dt भी पॉजिटिव यानी एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब जरा स्पीड पे देखो तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, ओमेगा डैश ओमेगा से क्या है, ज्यादा है कि कम है? हेलो, कम है। Sir, come on. ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा, और तुम क्या देख रहे हो, टी डैश माइनस टीएल पॉजिटिव होने की वजह से आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है। एक्सीलरेशन मिलने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश प्लस अल्फा इंटू टी। एक्सेलेरेशन मिलने का मतलब ये हो गया, जो स्पीड आपकी कम हो रही थी अब इस टॉर्क की वजह से क्या हो गया, इस इनर्शिया टॉर्क की वजह से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा वो भी पोजीशन पे चला जाएगा, यानी ओमेगा आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन हो रहा है और जो स्पीड है, ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड कम हो रही है तो एक्सीलरेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो स्पीड बढ़ जाएगी। जबकि अनस्टेबल वाले में आपने क्या देखा था, वो स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बहुत लॉजिकल व्यू है ये, और ये स्टेबल चीजें जानना जरूरी है क्योंकि आगे आपको बहुत काम आना है। हेलो, किसी को अभी डाउट है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो ये बी से बी डैश पोजीशन पे गया, इस पोजीशन पे आने पे टॉर्क की वैल्यू बढ़ी, टॉर्क की वैल्यू बढ़ने से देख रहे हैं कि इनर्शिया टॉर्क की वजह से आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है। तो अगर ये बी डैश पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे इसको एक्सीलरेशन मिल रहा है अल्फा। क्लियर, जब एक्सीलरेशन मिल रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा से कम हो चुकी है। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेट होकर क्या करेगा, फिर से दोबारा ओमेगा स्पीड पे चला जाएगा, यानी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जहां पे टी की वैल्यू क्या थी, टीएल के बराबर, यानी बी पोजीशन को फिर से पा ले रहा है। तो इसीलिए ये जो रीजन होता है ना, ये स्टेबल रीजन होता है। आप टॉर्क को घटा के देख लीजिए, टॉर्क घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा डैश की वैल्यू बढ़ गई, ओमेगा डैश की वैल्यू बढ़ गई मतलब उनको उसको डी एस्केलेट करेगा, डी एस्केलेट करके फिर पोजीशन बी पे ला दे। हेलो, किसी को डाउट है अभी भी इसमें? सर ग्राफ तो दोनों जगह लीनियर है थोड़ा थोड़ा। क्या बेटा? तो लीनियर की वजह से आपने कहा, तो स्टार्टिंग में एयर गैप लाइन की वजह से थोड़ा सा लीनियर होता है ग्राफ। क्या चीज फिर से बोलना, आवाज तो बहुत धीमी आ रही है, तेज बोलो सुशील। सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा था कि लीनियर ग्राफ की वजह से होता है, तो स्टार्टिंग में भी एयर गैप लाइन की वजह से सर ग्राफ लीनियर होता है, और यहाँ पे भी लीनियर लीनियर ग्राफ ग्राफ है की वजह दोनों से साइड। नहीं, लीनियर ग्राफ की वजह से नहीं, ये जो लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है ना, इसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। लोड के साथ उस मोटर के साथ को बैलेंस कराना,
इसीलिए हम जब भी बात करते हैं ना कि फुल लोड स्पीड पे वर्क कर रहा है, तो ये रीजन जो होता है वो फुल लोड स्पीड का होता है, न कि ये रीजन। ये रीजन होता है क्या? नो सर। फुल लोड स्पीड रीजन ये होता है, यानी यहाँ पे आपका सिस्टम स्टेबल होता है, न कि यहाँ पे आपका सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि आप कोशिश ये करते हैं ना कि आपको स्टार्टिंग फेज से ही स्टेबल रीजन मिले, क्योंकि एक कंट्रोल मैकेनिज्म आपका तभी फुलफिल होता है जब आपका सिस्टम स्टेबल होता है। अदरवाइज कंट्रोल मैकेनिज्म की कोई बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो एक सिस्टम स्टेबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या पढ़ा था वहां पे? ये तो पढ़ा है सबने, क्या पढ़ा था? हेलो बच्चों, आप जब रजिस्टर इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? आप अगर मान लो रजिस्टर है कुछ इसका, सर अगर टॉर्क आप कंट्रोल external करते हैं, resistor insert करते हैं तो क्या होता है? टॉर्क को कंट्रोल करते ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करेंगे तो जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती जाएगी? शिफ्ट होती जाएगी। ऐसे ही होगा ना? हेलो ठीक है, आपने एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट किया R2, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती जाएगी? बस शिफ्ट होती जाएगी। आपने फिर से एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे मिलेगी। यानी क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आप? आपको स्टेबल रीजन स्टार्टिंग से ही मिल जा रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा करते हैं ताकि आपका रजिस्टेंस सर्वो मोटर में, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं कि जो रोटर रजिस्टेंस है, रोटर रजिस्टर है वेरी हाई वैल्यू, यानी हाई रोटर रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए। इसीलिए हम ड्रैग कप टाइप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और वहां पे एल्यूमिनियम टाइप रोटर यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, लॉजिक क्लियर है? हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? आपको शुरुआत से ही क्या मिलेगा? स्टेबल रीजन मिल जाएगा। क्लियर? आपको शुरुआत से ही क्या मिल जाएगा? ये मान लो R2 डैश है, तो यहाँ पे R2 डैश की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन R2। तो स्टार्टिंग फेज में ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? स्टेबल रीजन। सो वी गॉट स्टेबल रीजन फ्रॉम द बिगिनिंग से ही आपको स्टेबल रीजन मिल जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? बस कंट्रोल मैकेनिज्म पे फोकस करना है। कंट्रोल सिस्टम तभी आपका वर्क में आता है, लाइमलाइट में आता है, जब सिस्टम स्टेबल। ये तो आपने पढ़ ही रखा है ना? क्लियर? तो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू क्यों यूज करते हैं? लॉजिक क्लियर है? हेलो यस सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें देखेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। ठीक है।